गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग वीसी साइकिल में उसका टीएस प्लॉट पे हम लोग देखे थे, है ना। टीएस प्लॉट पे इसको हम एक्सप्लेन किए थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कि टीएस प्लॉट में किस तरीके से हम लोग वीसी साइकिल को रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, तो प्रोसेस 1 to 2 क्या था? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या इंस्टॉल्ड है? यहाँ कंप्रेसर इंस्टॉल्ड है ना। 1 to 2 में क्या इंस्टॉल्ड है? कंप्रेसर इंस्टॉल्ड है। इसमें कौन सा कंप्रेशन हो रहा है? यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। और रेफ्रिजरेंट जो है कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 1 to 2 जा रहा है ना। ये प्रोसेस 1 to 2। स्टेट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है स्टेट सैचुरेटेड वेपर, और यहाँ पे क्या हो गया? सुपरहिट वेपर। क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। यस, हम यस लोग सर। जो हम लोग देखे हैं। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे क्या है? सर आवाज यहाँ कट पे रहा है, है बीच बीच में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कंप्रेसर के बाद यहाँ पे क्या इंस्टॉल किया हुआ है? यहाँ पे है कंडेंसर, है ना। सर वीडियो को पॉज कर लीजिए ना आप। कंडेंसर, ओ वीडियो ऑन है, एक मिनट जस्ट। यस सर। ओके ओके। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कंप्रेसर के बाद कहाँ पे आ रहा है? ये सुपरहीटेड वेपर जो है, सुपरहीटेड वेपर ऑफ रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट क्या होता है? यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है ना। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। इस रिजेक्शन के दरमियान क्या हो रहा है? ये जो है रेफ्रिजरेंट जो है सुपरहीटेड कंडीशन से किस कंडीशन में आ रहा है? ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन में आ रहा है, ठीक है ना। ओके, नाउ दिस कूल्ड सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू, ये क्या है इसमें? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग थ्रॉटलर बोलते हैं। थ्रॉटलर, तो थ्रॉटलर में क्या होता है? यहाँ पे इंथैल्पी कांस्टेंट है ना। इंथैल्पी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? H3 = H4, है ना। तो इंथैल्पी की ये जो इस थ्रॉटलिंग के बाद यहाँ जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ये किस स्टेट में है? ये वेट कंडीशन में। किस कंडीशन में है? वेट कंडीशन में है। नाउ दिस वेट रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू वेयर? इंटर्स इनटू इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में इंटर कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, और हीट जब इसमें ऐड करेंगे तो रेफ्रिजरेंट जो है वेट कंडीशन से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम प्रोसेस विल अगेन रिपीट अगेन एंड अगेन। क्लियर है? इस चीज को हम लोग कल देख चुके हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, सर अब इसी प्रोसेस को हम नाउ लेट अस सी दिस प्रोसेस ऑन पीएच प्लॉट, प्रेशर एंथैल्पी। तो पीएच प्लॉट पे कर्व का नेचर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पीएच प्लॉट पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट 1, दिस इज, ये पॉइंट कहाँ का पॉइंट है? ये दिस पॉइंट 1 इज वेयर दिस पॉइंट इज सिचुएटेड? बताओ, कोई एक आदमी बताओ। सर का सर। ये कहाँ का पॉइंट है? ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट 1, पॉइंट 1। अरे तो इसमें कंफ्यूजन क्यों है? अभी भी तो हम लोग बात कर रहे हैं ना। पॉइंट 1 जो है ना, कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है। ये क्या है? कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है ना। तो अब इस पे क्या होता है ना, पीएच प्लॉट पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना।
पीएच प्लॉट पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग इस कंडीशन में दिखाते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा है ना, रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू कंप्रेसर इन ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन and it is compressed isentropically in compression. Now this condition condition of the refrigerant into superheated condition. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, चूंकि y एक्सिस पे क्या प्रेशर है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर हीट यहाँ पे कंडेंसर में क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, इसलिए लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है ना, यहाँ से हीट जो है रिजेक्ट हो रहा है कंडेंसर में। नाउ दिस पॉइंट इज 3। नाउ दिस रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू थ्रॉटलर। तो यहाँ थ्रॉटलर में क्या होता है, इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो इंथैल्पी क्या किस एक्स एक्सिस पे है, तो दैट मींस इंथैल्पी कांस्टेंट होगा तो लाइन क्या होगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा, है ना। दिस 3 to 4 इज इन थ्रॉटलर वेयर इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ दिस throttled refrigerant enters into evaporator where constant pressure heat addition takes place. This is on pH plot. Clear है? Clear है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. ये हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं दिस डायग्राम। ये pH प्लॉट पे है और ये TS प्लॉट पे है। ये आइडियल रेफ्रिजरेशन का है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे उसको, हम लोग कॉर्नट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो तुम एयर कंडीशन, इसका कंपैरिजन भी है तुम्हारे सिलेबस में, है ना। इसको हम लोग उसी समय एक्सप्लेन करके उस समय इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। इसमें देख लो, इसमें क्या है, 1 to 2 क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ये टीएस प्लॉट पे है। ये क्या है ना, ये रिवर्स कॉर्नट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड कॉर्नट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, देखो कॉर्नट साइकिल कैसे चलता है, कॉर्नट साइकिल में 4 प्रोसेस होता है ना, याद होगा। 1 2 3 4 एक कॉर्नट साइकिल है। 1 to 2 क्या है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन। 1 to 2 क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन 1 to 2। Now isentropic expansion, isentropic 2 to 3 क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन है ना, यहाँ पे हीट यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। क्लियर है। और नाउ फाइनली क्या 4 to 1 में क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो दिस इज 2 3 4 एंड दिस इज 1। क्लियर है ना। हम लोग ऑलरेडी ये चीज हम लोग देख चुके हैं, कॉर्नट साइकिल में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। क्लियर है। अब क्या है, हम क्या करें, रिवर्स कॉर्नट। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा है। कोई भी इंजन होता है तो इंजन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मेरा ये सिस्टम जो है यहाँ पे क्या है, रिवर्स कॉर्नट, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा, ये है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे चूंकि 1 to 2 क्या है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी देखो सेम मैकेनिज्म है। यहाँ पे 1 to 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ भी 1 to 2 में कंप्रेशन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। यहाँ भी 1 to 2 में वेपर कंप्रेशन में भी 1 to 2 में क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। क्लियर है, सुन पा रहे हो जी सर। ओके। अब देखो 2 to 3 में यहाँ पे Yes, sir. वेपर कंप्रेशन में क्या हो रहा है, 2 to 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, वीसी साइकिल में heat is rejected at constant pressure, but in this reverse Carnot cycle heat is rejected at constant temperature. Remember this one, this is basic difference. ये क्या है ना, TS प्लॉट में दिखा रहे हैं, लाइन हॉरिजॉन्टल है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट मींस इन द केस ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम एंड रिवर्स कार्नोट रेफरेंस सिस्टम। इसमें जो होता है रिवर्स कार्नोट में हीट रिजेक्शन जो होता है ना कंडेंसर में, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, लेकिन वीसी सिस्टम में हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन हो रहा है। क्लियर है। अब देखो 3 to 4 में क्या हो रहा है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 to 4 में क्या है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है। 3 to 4 में यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 to 4 में क्या, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे क्या लगा हुआ है,
यहाँ पे एक्सपेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे टरबाइन टाइप, यहाँ पे जस्ट लाइक समझो एक तरह से टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन में क्या होता है, हम लोग किसी भी गैस को हम एक्सपैंड करते हैं, आइसेंट्रोपिकली यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको एक्सपेंडर बोलते हैं ना। इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर। इसको क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर बोलते हैं इसको। तो 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक, हाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगा हुआ है। फिर 4 to 1 में क्या हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, इसमें डीसी सिस्टम में थ्रॉटलर लगा हुआ है और रिवर्स कॉर्नर में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर लगा हुआ है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको कंपैरिजन करके, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग आगे चलेंगे। फिर 4 to 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ भी कंडेंसर है, यहाँ इवेपोरेटर, यहाँ भी जो इवेपोरेटर है, लेकिन वीसी रेफरेंस सिस्टम में इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन हो रहा है। क्लियर है ना? दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम एंड रिवर्स कार्नोट रेफरेंस सिस्टम। क्लियर है? ठीक है ना? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चारों प्रोसेस क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, चारों प्रोसेस वीसी सिस्टम में। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 is constant pressure heat rejection, 3 to 4 is throttling, this is आइसेंथैल्पिक है यहाँ पे, है ना, दिस इज आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। एंड 4 to 1 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है ना, जो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में क्या होता है, हीट सक होता है। तो इस तरीके से हम लोग अब जो है हम लोग एक थोड़ा सा कुछ जैसे कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी रेफ्रिजरेटर में इंजन का क्या निकालते हैं, इंजन में क्या निकालते हैं, इंजन में एफिशिएंसी निकालते हैं, इफिशियंसी सर। हाँ, लेकिन कोई रेफ्रिजरेटर होता है तो वहां क्या निकालते हैं, सीओपी निकालते हैं। वहां क्या निकालते हैं रेफ्रिजरेटर में, हम लोग सीओपी निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे हम लोग चूंकि अब रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसका सीओपी निकालते, सीओपी रिसाइकिल निकालते। सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ना। यस सर। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब ये मेरा डिजायर है, दिस इज आवर डिजायर टू कूल द स्टोरेज स्पेस। स्टोरेज स्पेस को यहाँ पे कूल करना है। ये कब होगा, जब यहाँ से स्टोरेज स्पेस से हमको हीट को यहाँ से सक करेंगे। तो हीट सक यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इवेपोरेटर क्या कर रहा है, हीट सक कर रहा है। तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ जो हो रहा है, ये किस कंपोनेंट में हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज दिस इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। क्लियर है ना? याद है ना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का डेफिनेशन? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ये दिस इज ड्यू टू इवेपोरेटर। इवेपोरेटर बेसिकली सक्स द हीट फ्रॉम स्टोरेज स्पेस। क्लियर है? क्लियर है? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 to 1 प्रोसेस में जो हीट सक कर रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, इस प्रोसेस में जो है ना 4 to 1 प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, H1 - H4। क्लियर है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दिस इज 4 to 1 प्रोसेस। 4 to 1 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस in evaporator, and this amount of heat is rejected sucked from storage space so that low temperature could be maintained in the storage space. Therefore this refrigeration effect will be H1 - H4 kilojoule per kg। क्लियर है? सुन पा रहे हो? यस सर। और अब वर्क इनपुट, तो हमको पता है क्या है ना, वर्क इनपुट मतलब क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, वर्क इनपुट डिवाइस होता है। वी ऑलरेडी नो दिस फैक्ट, कंप्रेसर इज द वर्क इनपुट डिवाइस। कंप्रेसर इज द वर्क इनपुट डिवाइस। तो कंप्रेसर कहाँ लगा हुआ है, 1 to 2 में कंप्रेसर लगा हुआ है। तो कहने मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, H2 - H1 किलोजूल पर केजी, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली H1 - H4 डिवाइडेड H2 - H1। अब देखो हाँ, अब H4 थोड़ा H4 यहाँ H4 को देखो, H4 क्या है ना, 4 पॉइंट पे आ जाओ। 4 पॉइंट पे क्या है ना, वेट कंडीशन में है, वेट कंडीशन में है ना। अब हम कह रहे हैं कि प्रोसेस 3 to 4 क्या है ना,
ये इस प्रोसेस में क्या है, इंथैल्पी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 to 4 में इंथैल्पी कांस्टेंट, दैट मींस H3 is equal to H4, दैट मींस H3 is equal to H4। इस केस में क्या हो जाएगा, H4 क्या हो जाएगा, यहां पर हम H4 को H3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो COP जो क्या हो जाएगा, H1 माइनस H3 बाई H2 माइनस H1। समझ में आ सर रहा है? डायग्राम एक बार सामने लाइएगा। हेलो सर एक बार हेलो, रिपीट कर दीजिए फिर से। सर डायग्राम फिर COP में सामने समझ में, लाइएगा। डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये देख रहे हो ना, 1 to 2, यहाँ पे 1 2 3 4, ये दिस इज योर डायग्राम। ध्यान से सुनो, क्लास क्या है ना, तुम्हारा सिलेबस थोड़ा वाइड भी है और चीजें बहुत सारी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक जो चीज बता रहे हैं हम ऑलरेडी, हम एकदम पूरा एकदम बिल्कुल स्मूथली बता रहे हैं, तो इस पर कंसंट्रेट करो, ठीक है। देखो ये डायग्राम तुम्हारे सामने है, 1 to 2 कंप्रेशर है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, 2 to 3 कंडेंसर है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन हो रहा है, 3 to 4 थ्रॉटलर है, यहाँ पे क्या इंथैल्पी कांस्टेंट है, 4 to 1 इवेपोरेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेंपरेचर हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। क्लियर है? जी सर। यही यस तो सर। लिखा हुआ है सब, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है भाई सामने, कंफ्यूज नहीं होना है, खड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से सुनो, लेक्चर सुनो और रेगुलर क्लास अटेंड करो। तो अब यहाँ पर हम लोग सीओपी निकाल रहे हैं ना, तो सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ वर्क इनपुट। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है, H1 में दिस वन रेफ्रिजरेशन कहाँ पे नो हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, इवेपोरेटर में हो रहा है, और इवेपोरेशन प्रोसेस 4 to 1 में हो रहा है, तो 4 to 1 मतलब H1 माइनस H4। क्लियर है? यस वर्क इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्रेसर इज द वर्क इनपुट डिवाइस, तो इसमें क्या होगा, 1 to 2 क्या है, यहाँ पे कंप्रेसर है, तो H2 माइनस H1, दिस इज द वर्क इनपुट। यस तो अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, यहाँ पे H4 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, H4 रिप्लेस कर क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे एक काउज है, अभी बता रहे हैं। तो H4 मतलब क्या हो गया, फॉर द एग्जिट पॉइंट ऑफ थ्रॉटलर एंड एंट्री पॉइंट ऑफ इवेपोरेटर। ठीक है, सुन पा रहे हो, हाँ सर। सुन पा रहे हो ना। और 3 to 4 यस इज द, हाँ 3 to 4 इज द आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, इंथैल्पी या कांस्टेंट है, तो इंथैल्पी कांस्टेंट तो क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं कि S3 इक्वल टू H4, S3 इक्वल टू H4, S3 इक्वल टू यस H4 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे H4 को यहाँ पे H3 भी लिख सकते हैं, तो यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो COP का दो फॉर्मूला हो गया, COP यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे H1 माइनस H4 बाई H2 माइनस H1 और H1 माइनस H3 बाई H2 माइनस H1। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ कुछ बोल रहा है, चलो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन डाउट मतलब जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिलीवर कर रहे हैं ना, इस पर तुम ध्यान से सुनोगे तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ तुम डाउट तुमको तब होगा जब तुम क्लास में रेगुलर नहीं होगे, या नहीं तो या तो हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारा बीच में तुम्हारा स्विच हो रहा हो, मे भी ये सभी काउज है, या हाँ तो ठीक है, तो तुम लेक्चर पे तुम अटेंड करो। वीडियो लेक्चर हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे VCS सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई हम उसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास वो है, उसको अपलोड जैसे वो ठीक हो जाएगा हम उसको अपलोड कर देंगे। तो चलो COP क्लियर हो गया, COP क्लियर हो गया ना। यस सर। हाँ अब ये देखो, हम कह रहे हैं कि हम आखिर H4 को रिप्लेस क्यों किए S3 से, क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है कि आखिर हम H4 को S3 से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं। अब देखो तो H4 निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, H4 निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इस प्रेशर पे जो है HF, इस लाइन को तुम पीछे की तरह एक्सटेंड करो, है ना, तो HF प्लस इस 4 पॉइंट में जो ड्रेनेज फ्रैक्शन होगा X4 इंटू H1 माइनस H1 क्या होगा, यहाँ पे G है ना वेपर फेज में, Hg माइनस HF। समझ रहे हो, ध्यान से समझो। H4 निकालने के लिए इस प्रेशर पे, चूंकि क्या इस पूरी लाइन पे क्या प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, हम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में। यदि 4 पॉइंट पे एंथैल्पी निकालना होगा तो H4 क्या होगा, HF प्लस X4.4 पे ड्रेनेज फ्रैक्शन इनटू HFG, मतलब Hg माइनस HF। इतना काम करना होगा हमको H4 निकालने के लिए। तो HF देख रहे हो ये क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, HF Hg जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू, ये तुमको मिल जाएगा टेबल से,
दिस वैल्यू विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। यदि तुम्हारे पास टेबल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, दैट मीन इस कंडीशन में दिस बोथ वैल्यू विल बी गिवन इज टेकन फ्रॉम टेबल, है ना। तुमको बताएंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन में H4 निकालने के लिए इतना प्रोसेस है, लेकिन हमको पता क्या है कि H4 इक्वल टू S3 है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, S3 के लिए ऑलरेडी हमारा ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना। इस प्रेशर ये जो कंडेंसर का जो प्रेशर है ना, कंडेंसर प्रेशर का ये स्टैंडर्ड वैल्यू HF है। ये S3 क्या है, HF एट कंडेंसर प्रेशर, समझ रहे हो। Yes. S3 क्या है, व्हाट इज S3, HF एट कंडेंसर प्रेशर, क्लियर है, जो कि मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन में या तुमको टेबल से मिल जाएगा, लेकिन H4 निकालने के लिए तुमको इतने सारे चीजों से तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई जस्ट वी हैव रिप्लेस दिस H4 इन टर्म्स ऑफ S3। क्लियर है, बोलो यस और नो। Yes. sir. ठीक है ना। जी सर। हाँ, इसीलिए इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, H4 को S3 से रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि S3 इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। This value is just either this value will be given in question or you have to pick the value from the standard table, standard chart। इस वैल्यू के लिए कोई माथा पीछी नहीं, लेकिन H4 निकालने के लिए हाँ क्वेश्चन में पूछ दिया जाए H4 निकालो, तो डायरेक्टली वो क्या होगा, S3 हो जाएगा, दोनों के चूंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस S3 के फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन को समझो। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम ये है क्वेश्चन, इससे इंटरव्यू में बैठोगे कहीं भी लोग पूछते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। देखो ठीक है, ये टीएस प्लॉट हम दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में, इस एक्सप्लेनेशन में ये पूछा जा रहा है। अब देखो सबसे पहले ये देख लो कि हम इसमें स्टेट के बारे में तो क्लियर है। थर्ड पॉइंट में क्या है, ये रिप्रेजेंट किस कंडीशन में है, फ्लूइड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में किस में है, फ्लूइड स्टेट में है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, इसमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये है कि हमारा एक कि इसमें इस बीसी सिस्टम में हम लोग यहाँ पे एक्सपेंडर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि हम एक्सपेंडर यूज करते तो इसमें क्या नुकसान, एक्सपेंडर यूज करें तो। व्हाई दिस एक्सपेंडर इज रिप्लेस्ड बाय दिस थ्रॉटलर, क्वेश्चन क्लियर है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इसमें देख रहे हैं, हम लोग रिवर्स कोऑर्डिनेट रेफरेंस साइकिल में हम लोग जो देख पा रहे हैं वो क्या है, ध्यान से सुनना इस एक्सप्लेनेशन को। ये 3 to 4 में क्या है, 3 to 4 में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 to 4 में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थ्रॉटलर यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाई दिस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर इज नॉट यूज्ड इन वीसी रेफरेंस सिस्टम। क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। यदि एक्सपेंडर यूज करेंगे तो इसमें वर्क आउटपुट ज्यादा मिलता है। यदि एक्सपेंडर यूज करेंगे तो वर्क आउटपुट क्या होगा, हमको ज्यादा, मतलब वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा। थ्रॉटलर में क्या होता है ना, छोटा डिवाइस होता है, उसमें कोई वर्क आउटपुट नहीं मिलता है। एक्सपेंडर में क्या हो गया, टरबाइन, जस्ट लाइक टरबाइन हो गया। एक्सपेंडर मतलब क्या है, जस्ट लाइक टरबाइन है, एक छोटा सा टरबाइन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। यदि हम एक्सपेंडर यूज करेंगे तो हमको वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू थ्रॉटलर। यदि वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा तो नेट वर्क आउटपुट तो बढ़ाया जा सकता है ना, क्योंकि नेट वर्क आउटपुट क्या होगा इसमें, डब्ल्यू नेट कितना होगा, कंप्रेसर में जो वर्क लगा, कंप्रेसर में क्या है, वर्क इनपुट डिवाइस है। जी सर। यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है।
कंप्रेसर में क्या हमको वर्क इनपुट कुछ वर्क मिल जाए टरबाइन एक्सपेंडर में तो कुछ बेनिफिट हो जाएगा ना यहाँ पे। वर्क Yes. वर्क वर्क इनपुट क्या होगा, वर्क इनपुट डिक्रीज कर जाएगा। यदि यहाँ पे हम एक्सपेंडर लगा दें तो वी विल गेट सम वर्क आउटपुट। और यहाँ पे एक्सपेंडर लगा देंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्क यहाँ डिक्रीज हो जाएगा है। यदि वर्क इनपुट कम हो जाएगा तो सीओपी तो बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी ये हम लोग एक्सपेंडर यूज नहीं करके थ्रॉटलर यूज करते हैं। क्वेश्चन ये है थ्रॉटलर का एडवांटेज क्या होता है। थ्रॉटलर का एडवांटेज होता है कि वहां से वर्क मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। ये एक्सपेंडर का एडवांटेज ये है। तो सवाल ये है कि पहले तो हम ये तो देख लें, ठीक है मानते हैं एक्सपेंडर लगा के वर्क हमको मिलेगा, तो पहले तो हम ये चेक कर लें कि भाई वर्क मिलेगा तो कितना मिलेगा। वो भी क्योंकि एक्सपेंडर क्या होता है, हैवी डिवाइस होता है। एक्सपेंडर क्या होता है, थोड़ा सा थ्रॉटलर छोटा डिवाइस होता है, लेकिन एक्सपेंडर एक बड़ा डिवाइस होता है। यदि एक्सपेंडर लगाएंगे तो एक थोड़ा सा सिस्टम बल्कियर हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, एक्सपेंडर कॉस्टलियर होता है। एक्सपेंडर क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, थ्रॉटलर चीपर होता है। तो दूसरा क्लियर हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। इसका मेंटेनेंस एक्सपेंडर का ज्यादा है। एक्सपेंडर का मेंटेनेंस क्या होगा, ज्यादा होता है, उसमें इरोजन ज्यादा होता है। अब देखो जैसे एक्सपेंडर यूज करते हैं हम लोग, एक्सपेंडर यूज करते हैं तो एक्सपेंडर बेसिकली क्या होता है ना, उसमें जस्ट लाइक अंदर में जो है ना उसका ब्लेड होता है। एक्सपेंडर में क्या होता है, क्या टरबाइन में देखते हो ना ब्लेड होता है कि नहीं, जी क्लियर है सर। ना। यस। एक्सपेंडर में ब्लेड होता है। अब देखो थर्ड स्टेज पे ये क्या है, जब एक्सपेंडर में इन करेगा रेफ्रिजरेंट तो वहां लिक्विड फेज में है। ये क्या किस फेज में है, लिक्विड फेज में। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये क्वालिटी क्या हो रहा है, हाँ लिक्विड फेज में एक्सपेंडर में इन करेगा और जब निकलेगा तो क्या होगा, वो वेट कंडीशन में यहां से निकलेगा वो। तो कहने का मतलब लिक्विड फेज में तो कंप्लीट लिक्विड इन कर रहा है और जब एग्जिट पे भी लिक्विड है, एग्जिट पे भी लिक्विड है, ऐसा नहीं कि एग्जिट में लिक्विड नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस एक्सपेंडर में जो ब्लेड होता है ना, तो चूंकि लिक्विड पार्ट जब उसको स्ट्राइक करता है टरबाइन ब्लेड पे, एक्सपेंडर के ब्लेड पे, तो ब्लेड का इरोजन ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। यस। क्लियर है। कंप्रेसर में क्या होता है, लिक्विड नहीं है, ध्यान दो इस चीज को। कंप्रेसर में भी ब्लेड होगा। कंप्रेसर में जैसे जैसे हम लोग बोले एक्सपेंडर ब्लेड है तो वहां कंप्रेसर में भी उस ब्लेड होता है। लेकिन कंप्रेसर में क्या होता है ना, जब एंट्री पे क्या है, यहाँ पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, लिक्विड पार्ट नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे क्वालिटी और इंप्रूव हो रहा है, उसमें वो सुपरहीटेड होता चला जा रहा है, तो उसमें टरबाइन ब्लेड पे कोई तरह का इरोजन नहीं होता है। लेकिन यदि आप एक्सपेंडर यूज कर देंगे तो एक्सपेंडर यूज करेंगे थोड़ा वर्क, नो डाउट वर्क पे अभी हम लोग बात करेंगे, वर्क ना मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, इसका इरोजन ज्यादा होगा, टरबाइन ब्लेड का इरोजन ज्यादा। क्यों, क्योंकि लिक्विड पार्ट इसमें इन कर रहा है, लिक्विड में ज्यादा मास की वजह से उसमें थोड़ा सा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो ज्यादा उसमें स्ट्राइक जो करेगा ना प्लेट पे, तो उसमें इरोजन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंडर का मेंटेनेंस भी ज्यादा करना होगा। एक्सपेंडर ब्लेड का मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च होगा, उसका ब्लेड का इरोजन होगा। समझ रहे हो। यस सर। हाँ लेकिन इसमें क्या होता है ना, आइडल आइडल रेफरेंस साइकिल में रिवर्स कॉर्नर में क्या मेरा वर्किंग सब्सटेंस क्या है, एयर है। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है इसमें, रिवर्स कॉर्नर रेफरेंस साइकिल में मेरा वर्किंग सब्सटेंस एयर है। यहाँ पर थ्रू आउट एयर मूव कर रहा है, इसीलिए इसमें एयर जब कंप्रेसर में आएगा, यहाँ टरबाइन में आएगा, तो किसी भी तरह का उसमें इरोजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंट्री में यहाँ पर लिक्विड पार्ट्स डायरेक्ट फुल कंप्लीट लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू एक्सपेंडर एंड थ्रू आउट दिस, इस पूरे इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस में लिक्विड पार्ट्स रहता ही है उसमें। दैट्स वाई यहाँ पे एक्सपेंडर का मेंटेनेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो कहने मतलब एक्सपेंडर लगाने का ड्रॉबैक्स क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो ये बल्कियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कॉस्टली हो गया। एक्सपेंडर क्या है, कॉस्टली है, एक्सपेंडर कॉस्टली हो गया। तीसरा क्या हो गया, इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा करना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं वर्क, इतना तो हो गया ड्रॉबैक, ये हमारा हो गया नेगेटिव पॉइंट। अब पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव बात करें, हमको वर्क देखना चाह रहे हैं कि वर्क कितना मिल रहा है। मतलब कोई चीज इंस्टॉल करके यदि कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता भी है तो दिक्कत नहीं है। क्लियर है।
Yes. अब जैसे जैसे अभी कोई पेंडेमिक चल रहा है, हमको पता है कि एंटीबायोटिक खाने से उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन साइड इफेक्ट से ऐसा तो नहीं होता है एंटीबायोटिक साइड इफेक्ट ज्यादा है तो लोग नहीं खाता है। अभी हमको जो एंटीबायोटिक खाने से यदि हम प्रॉपर ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट हुए तो फिर भी लोग खाते हैं, उसको वहां प्रिस्क्राइब डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहना मतलब ये ड्रॉबैक साइड इफेक्ट है, मतलब ये इतना सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब हम पहले इसका बेनिफिट तो देख लें कि बेनिफिट कितना है। यदि बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको लगा दिया जाएगा। लेकिन बेनिफिट यदि अच्छा नहीं है, आप एंटीबायोटिक खा के बेनिफिट भी नहीं हो, साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाए, तो वो चीज वहां पर उसको रिकमेंडेड नहीं होता है। अब चलो इसमें हम लोग वर्क नेटपुट देखते हैं, कि वर्क क्या हो रहा है इसमें। वर्क क्या है नहीं, ये हम देख रहे हैं ये क्या होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, -VDP होता है कि नहीं। ओपन Yes, सिस्टम sir. में वर्क आउटपुट क्या होता है, -VDP याद होगा। तो माइनस जी. वी को बाहर ले आओ और ये हो गया DP, तो -VF डेल P, -VF डेल P क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, 3 to 4 आ रहा है ना, प्रेशर क्या हो रहा है 3 to 4 आ 3 रहा 2. है। हाँ, तो P3 - P4 हो जाएगा। Yes. P3 क्या है, P3 इज द कंडेंसर प्रेशर है, P4 इज द इवेपोरेटर प्रेशर है ना, P4 इज द इवेपोरेटर प्रेशर। और VF क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट एट 0.3। VF यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट एट इंट्री पे स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, V3 है। तो V3 इंटू P3 माइनस P4, समझ में आ रहा है। Yes. अब देखो, चूंकि ये लिक्विड कंडीशन में हमको पता है कि V3 जो है इसकी स्टेट में है, फ्लूइड कंडीशन में, लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, पॉइंट में, मतलब समझ लो कि एकदम काफी ज्यादा, उसमें 0.7 ऐसे करके बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है। फ्लूइड का जो जी. स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू गैस, कंपेयर टू एयर। हम लोग देखें जब यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुम इसको देखोगे। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम फ्लूइड क्या है, बहुत ही मतलब 10⁻⁴ के रेंज में है। प्रेशर जो है ठीक है मानते, तो ये जो चूंकि ये 10⁻⁴ के टर्म में जो ये जो है ना, तो क्या होता है, वर्क इनपुट को, ये जो वर्क जो हमको मिल रहा है ना, इसको काफी डिक्रीज कर देता है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, since specific volume of liquid refrigerant is very less, that's why if you use this expander, you will get some work output, no doubt. But this work output is be quite less due to a specific volume of liquid refrigerant. क्योंकि जब तुम यहाँ तुम निकालोगे ना वर्क आउटपुट, तुम देखोगे जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे वहां पे बहुत ही कम वर्क मिलेगा, है ना। यदि ऐसा करके, तो कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में, इसीलिए हम लोग चूंकि वर्क जिस पर्पज के लिए हम लगा रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि भैया इसको लगा लेंगे तो हमको वर्क आउटपुट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वर्क लगाने के बाद हम देख रहे हैं कि वर्क आउटपुट हमको उतना बढ़िया नहीं, जितना हमको चाहिए होगा उतना वर्क आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। अब वर्क आउटपुट जितना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिले, और बहुत सारा इसका साइड मतलब इसका ड्रॉबैक्स हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं। देखो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। Isentropic expansion is not useful because work output is very small. लिखा हुआ है ना, पढ़ पा रहे हो। Yes, sir. जी sir. Work is equal to -VDP. This is flow process. As liquid is expanded, a specific volume of liquid is very small. Hence, the cost of expander is more in comparison to output of 10. Hence, throttling is used in this expansion. This is very important. क्लियर है। Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन वर्क तो मतलब काफी मतलब VC सिस्टम का बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये। और जब तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे, जब सारे नोट्स वगैरह को अपडेट करके जब प्रैक्टिस कर लोगे, तो बहुत कंफर्ट मतलब इसको भी न्यूमेरिकल आएगा, कुछ भी आएगा, तुम्हारे पास इसका एक बेहतरीन तुम्हारे पास वो आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो है मेरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सर एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो। सर एक्सपेंडर जो होगा सर यहाँ, इट मींस पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस हो जाएगा सर. अरे एक्सपेंडर पावर, एक्सपेंडर मतलब क्या, टरबाइन। एक्सपेंडर जो होता है वहां से वर्क आउटपुट मिलता है। कंप्रेशर जो होता है वो वर्क इनपुट डिवाइस होता है, पावर इनपुट डिवाइस होता है कंप्रेशर। एक्सपेंडर से हमको वर्क मिलता है,
जी। समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, चलिए अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं ना हम लोग, जो कंप्रेसर हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये जो कंप्रेसर है ना, ये जो है हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं इसमें 1T2, है ना? दिस इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना? अब देखो, ऑब्वियस से कंप्रेसर है तो क्या होगा, हमको निकालना होगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो, जैसे कि लंग्स, लंग्स क्या है? हमारा जो लंग्स सेक्टर से कंप्रेसर है, पता है कि नहीं लंग्स? Yes, sir. जैसे लंग्स में क्या है ना, तो नॉर्मल नॉर्मल जैसे तुम ब्रीदिंग करते हो तो क्या होता है, नॉर्मल लोग सांस लेता है ऐसे करके, नॉर्मल ब्रीदिंग में धीरे धीरे सांस लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। लेकिन तुमको कहा जाए कि तुम फुलाओ सीना, कितना फुला सकते हो, तो तुम पूरा एकदम मैक्सिमम लेके पूरा ऐसे करके सांस खींचते हो ऐसे करके। तो कहने का मतलब, जब नॉर्मल केस में जब तुम्हारी ब्रीदिंग करते हो तो कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर जाता है ना? लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? तुम मैक्सिमम लेते हो पूरा ऐसे करके, पूरा सांस लंबी लेते हो, तो वो तुम्हारा मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया। तो कहने का मतलब है कि उसी तरह कोई भी कंप्रेसर होगा ना, तो उसमें पहले सबसे पहले ये देखना होता है कि उसमें जो है ना, उसमें एक्चुअल वॉल्यूम उसका जो है फ्लो रेट कितना है। दिस इज रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट और बेस यहां पे क्या है, रेफ्रिजरेंट है, डिवाइडेड टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ कंप्रेसर। फ्लो रेट की बात कर रहे हैं तो स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट होगा ना, स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम में कितना फ्लो एयर उसमें रेफ्रिजरेंट फ्लो कर सकता है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? सर। हाँ, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल, यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट, या चूंकि यहाँ फ्लो रेट भी हम लिख रहे हैं, एक्चुअली फॉर्मूला हम लोग फ्लो रेट भी यूज कर सकते हैं इसको ऐसे करके। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन यदि हम यहाँ फ्लो रेट कर देंगे तो क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट टू द कंप्रेसर टू स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है? तो ये दिस इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ दिस कंप्रेसर। क्लियर है? अब देखो एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, जैसे कि एम डॉट, लेट अस सपोज कि यहाँ पे जो कंप्रेसर में जो इन हो रहा है ना, 1 to 2 क्या है, कंप्रेसर है ना, 1 to 2 यहाँ पे क्या है, कंप्रेसर है ना? अब यहाँ पे एंट्री पे हम ये मान के चल रहे हैं कि एम डॉट केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट पर सेकेंड रेफ्रिजरेंट यहाँ पे इन कर रहा है। दिस इज मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, है ना? दिस इज एम डॉट, ये क्या हो जाएगा, केजी पर सेकेंड। लेट अस सपोज दैट एम डॉट केजी ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग पर सेकेंड इनसाइड द कंप्रेसर। ठीक है? और इस पॉइंट 1 पे इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम जो, लेट अस सपोज दिस इज V1, V1 is the specific volume refrigerant at point 1. What is V1? V1 is the specific volume of refrigerant at point 1. तो क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब पर केजी, है ना? अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, यूनिट देखो तो केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है? मीटर क्यूब पर सेकेंड क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना कि एम डॉट V1, यदि हम इसको यहां पे, यदि हमको एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना हो ऑफ रेफ्रिजरेंट, दिस इज इक्वल टू एम डॉट इंटू V1। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, एम डॉट V1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। क्लियर है? यस सर। Yes. What is m dot? M dot is the mass flow rate of refrigerant which enters into the compressor. Okay. And what is this V1? V1 is the specific volume of refrigerant at inlet to compressor. लिखा हुआ है
स्पेसिफिक वॉल्यूम मीटर क्यूब पर केजी और रेफ्रिजरेंट एट इनलेट टू कंप्रेसर, है ना। तो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम जो है ना फ्लो रेट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। स्वेप्ट वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। दिस इज इक्वल टू, देखो कोई भी कंप्रेसर जो होता है ना, जैसे कंप्रेसर में क्या होता है, कोई भी कंप्रेसर है तो उसका क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना, डायमीटर होगा, इसका स्ट्रोक लेंथ होगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं कि पर सेकेंड, है ना, पर साइकिल, है ना। ये π/4 d² L क्या होता है, π/4 d² π/4 d² L, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम पर साइकिल। एक साइकिल में दिस क्वांटिटी ऑफ एयर विल इंटर, क्लियर है, यस पर साइकिल। एक साइकिल में π/4 d² L क्वांटिटी ऑफ दिस एयर विल इंटर इनसाइड द कंप्रेसर, दिस इज दिस वन π/4 d² L इनटू n। n क्या होता है, साइकिल, इसको हमको n, यहाँ पे n जो है हम यहाँ साइकिल पर सेकेंड में ले रहे हैं। n क्या ले रहे हैं हम लोग, n क्या स्पीड है, n जो क्या होता है यहाँ पे स्पीड होता है। तो हम लोग बोलते हैं रोटेशन साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड हम ले रहे हैं n, है कि नहीं, n। और k क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेंडर होता है। तो दिस π/4 d² L, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम per cycle into n. n is the cycle per second, n is the speed of this one, this piston. तो cycle per second, k is the number of cylinder। अब देखो साइकिल साइकिल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। यस, चूंकि ये तो नंबर है, this is the total swept volume of the refrigerant। ये maximum quantity of refrigerant can enter inside the compressor, maximum volume flow rate of refrigerant which may enters into the compressor। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। यस सर। ये क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया। ये हो गया कि मैक्सिमम, कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रीथ इन कर रहे हैं तो एक नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, लेकिन बोला जाए कि भाई बताइए मैक्सिमम लीजिए ऐसे करके, तो पूरा एकदम चेस्ट को एक्सपैंड कर लेते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा, तो ये जो हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं दिस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू m.v1 डिवाइडेड π/4 d² L and k, where d the diameter of this compressor, L is the stroke length, n is the cycle per second स्पीड जो है ना, ध्यान रखना है, साइकिल पर मिनट दिया हुआ हो तो साइकिल पर सेकंड में कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकिल पर सेकंड, है ना। क्योंकि तुम्हारे यूनिट में यहाँ पर क्या है ना, m.v1 किस में आ रहा है, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ रहा है ना। इसलिए तुम यहाँ पर ध्यान, n पे ध्यान रखोगे। कभी क्वेश्चन में दिया रहे साइकिल पर मिनट में, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, साइकिल पर सेकंड में ले आएंगे, है ना, क्लियर है ना। यहाँ n पे ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर तुम मीटर क्यूब पर सेकंड में ले रहे हो, तो मतलब डायमीटर भी क्या होगा, यहाँ पे हम लोग मीटर में लेंगे, लेंथ को भी मीटर में लेंगे, ठीक है। यदि डायमीटर को तुमको सेंटीमीटर में रखना है, तो यहाँ पे यदि वॉल्यूम यदि यहाँ पे cm क्यूब पर सेकंड में दिया हुआ है, तो डायमीटर को हम लोग किस में लेंगे, cm में लेंगे, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। ये सब ध्यान न्यूमेरिकल सब सॉल्व करोगे तो तुमको ध्यान रखना है, क्लियर है। यस। d is the piston diameter, L is the stroke length, n is the speed cycle per second, k is the number of cylinder। This is the volumetric efficiency of compression। सर एक वॉल्यूम, हाँ बोलो। सर मास फ्लो रेट जो होगा सर डिफरेंट रेफ्रिजरेंट के लिए अलग अलग होगा ना सर। देखो मास फ्लो रेट तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और कोई भी न्यूमेरिकल जो तुमसे पूछा जाएगा, या कोई भी तुम्हारे घर में रेफ्रिजरेटर हो, जो तुम रेफ्रिजरेटर लेते हो, होता है ना कि अलग अलग साइज का तुम रेफ्रिजरेटर लेते हो। घर में तुम हो सकता है तुम्हारे घर में 200 लीटर हो, मैक्सिमम कैपेसिटी किसी के यहाँ 300 लीटर का होगा, कहीं 500 लीटर का रेफ्रिजरेटर होगा। तो ये डिपेंड करता है, जितना बड़ा रेफ्रिजरेटर होगा उतना ज़्यादा मास फ्लो रेट जो है ना वो बढ़ता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी हमको उसमें कूल करना होता है। समझ में आ रहा है जी। तो फॉर फिक्स्ड स्पेसिफिकेशन मास फ्लो रेट विल बी फिक्स्ड। क्वेश्चन में मास फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, है ना। मास फ्लो रेट चेंज कब होगा, जब कंडीशन को चेंज कर देंगे।
चेंज करने के लिए हम चेंज कर सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चन में इतना इतना मास फ्लो रेट है, तुम चाहते हो कि नहीं उसको मास फ्लो रेट को कुछ हम चेंज कर ले, तो चेंज करके तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे कंडीशन में मास फ्लो रेट वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक और फॉर्मूला है, देखो 1 + C - C P2/P1 पावर 1/n। अब देखो C क्या है ना, ये क्लियरेंस रेशियो है, ये क्या है, VC इज द क्लियरेंस वॉल्यूम बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। देखो तुम देखोगे ना, हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब कंप्रेसर में देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस तरह का वो डायग्राम बनता है पीवी प्लॉट पे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है, इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम VC होता है। कैसे हम लोग पिस्टन सिलेंडर बोलते हैं ना, तो पिस्टन जो है ना, एक पिस्टन जो मूवमेंट होता है ना, BDC से कहां तक जाता है, BDC से TDC तक जाएगा, तो एक फिक्स डिस्टेंस जाकर रुक जाता है। तो ये जो क्लियर, ये क्या होता है, ये होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है ना, दिस वन इज क्लियरेंस वॉल्यूम और दिस वन इज स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, VC + VS, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ क्लियरेंस रेशियो है। व्हाट इज क्लियरेंस रेशियो, VC/VS, VC/VS। तो यहाँ पे 1 + C - C × P2/P1 पावर 1/n। चूंकि कंप्रेसर जो होता है, तो P2 क्या है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हम लोग 1 to 2 ले रहे हैं ना, तो P2 क्या हो गया यहाँ पे, इस न्यूमेरिकल में, इस कंडीशन P2 क्या हो जाएगा, P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा कंडेंसर प्रेशर, और P1 क्या हो जाएगा, ये यहाँ ये P2 है, और दिस वन इज P1, है ना। तो P2 क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग मिस कंप्रेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे कंप्रेस, तो कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये P1 है और ये P2 है ना। तो P1 क्या है यहाँ पे इवेपोरेटर प्रेशर है, P2 क्या है यहाँ पे कंडेंसर प्रेशर है। तो कहने का मतलब P1 P2 में यहाँ हम लोग देखते हैं कि P2, व्हाट इज P2, P2 इज द कंडेंसर प्रेशर, है ना, और P1 इज द इवेपोरेटर प्रेशर। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। एंड N इज द एडियाबेटिक इंडेक्स। मतलब जो क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ कंप्रेशन होता है ना, तो कंप्रेशन कुछ में हो सकता है कि ये यहाँ पे हम लोग आइसेंट्रोपिक ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग कंप्रेशन में क्या ले रहे हैं, हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लिख रहे हैं। तो N का मतलब क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। क्लियर है? यस। N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो N का वैल्यू जो है ना, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ही हो। एक्चुअल में जो रियल लाइफ में जो होता है ना, वो आइसेंट्रोपिक जो होता है ऐसा होता नहीं है ना। तो रियल लाइफ में हो सकता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो वहां पे N का वैल्यू को तुम्हारा 1.3 दिया हुआ हो, है कि नहीं। उस कंडीशन में N का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से। क्लियर है? तो दिस इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का तुम्हारे पास दो फॉर्मूला हो गया, m.v1 डिवाइडेड बाय π4 d² ln k। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का तुम्हारे पास फॉर्मूला जो है, एक फॉर्मूला तुम्हारा, सर एक बार V1 के बारे में समझाइएगा तो। V1 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट, जब कंप्रेसर में जो जो रेफ्रिजरेंट इन करता है ना, तो उस समय उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट इन कर रहा है उस समय 0.1 पे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या है, दिस इज V1। क्लियर है? ये 0.1 क्या है, एंट्री पॉइंट है ना कंप्रेसर पे। तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा ना, दिस इज VG। तो यहाँ V1 क्या हो जाएगा, V1 क्या होगा यहाँ पे, VG लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या ड्राई सेचुरेटेड कंडीशन में है। VG एट P1, VG एट किस पे, P1 पे। P1 क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इवेपोरेटेड प्रेशर है। तो V1 क्या होगा, VG एट P1। क्लियर है मनीष? जी सर। यस सर। ठीक है, इसका नो मतलब सर, सर, हेलो, हाँ बोलो बोलो। बोले सर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा सर, वो सब पॉइंट पे अलग अलग होगा सर रेफ्रिजरेंट के बिल्कुल लिए। बिल्कुल 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 अलग अलग होगा, जी सर। अलग अलग होगा, सब जगह अलग अलग वॉल्यूम होगा। यस। जैसे हम स्टेप चेंज कर देंगे तो उसका वहाँ वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। क्लियर है? ओके सर। अब देखो, अब हमको फाइनली एक कुछ चीज हमको ध्यान रखना है इसमें, क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में आएगा,
चलो, तो यहां पे कुछ वर्ड्स हमको ध्यान रखना है। जैसे कि पूछा जाएगा, दिया रहेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं RE। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी पूछा जाता है। यहां पर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वर्ड भी यूज किया रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होता है उसको हम लोग यूनिट पर ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हम लोग RE जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, RE क्या निकाल रहे हैं, बताओ कोई, जल्दी 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 बताओ, RE क्या होगा यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? H1 माइनस H1 minus H4 किलोजूल पर केजी। वेरी गुड, H1 minus H4। यस सर। किलोजूल, ठीक है। H1 माइनस H4 किलोजूल पर केजी, या थोड़ा और बेहतर कर दें तो H1 माइनस H3 किलोजूल पर केजी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर। ओके, क्योंकि H4 क्या है यहाँ पे, H3 के बराबर है ना। यस सर। जी सर। अब इस रेफ्रिजरेशन इस क्वांटिटी को H1 माइनस H3 को केजी पर सेकेंड को यदि मास फ्लो रेट से चेंज कर दे, मास फ्लो रेट कौन सा नहीं होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन मास फ्लो रेट क्या होगा हमारा हमेशा वो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रहे। कांस्टेंट रहेगा। मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये किलोजूल पर केजी है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दे केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m डॉट H1 में से H3, ये किलोवाट हो जाएगा, यस किलोजूल पर सर। सेकेंड। यस, तो यदि इसको Yes. हम मास फ्लो रेट से, यदि क्वेश्चन में RE या RC दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया रहेगा तो इसका यूनिट या तो किलोजूल पर केजी में होगा या नहीं तो किलोवाट में होगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जी। RC यदि किलोवाट में होगा तो क्या होगा, वहां m डॉट से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। समझ में आ रहा है? यस। ऑब्जेक्टिव में तुझसे पूछा जाता है कि यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 5 किलोवाट है और H1 और H3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट निकालिए। क्योंकि मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट तुमको निकालना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसीलिए है मास फ्लो रेट, क्योंकि तुम इसी से तुम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालोगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी देख रहे हो ना, मास फ्लो रेट यहाँ लगा हुआ है ना। जी सर। तो जब भी क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालना होगा तो यू हैव टू फाइंड मास फ्लो रेट। क्लियर है? क्लियर है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यस। निकालना होगा तो यहाँ पे मास फ्लो रेट निकालना होगा। तो मास फ्लो रेट निकालने के लिए ध्यान सिर्फ यूनिट पे रखना है ना। तो कहने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है या तो किलोजूल पर केजी में होगा या नहीं तो किलोवाट में होगा। किलोजूल पर केजी में होगा तो वो क्या होगा, किलोजूल पर केजी में होगा तो क्या हो जाएगा, ये H1 माइनस H3 होगा, ठीक है। यदि किलोवाट में होगा तो क्या होगा, m डॉट H1 माइनस H3 होगा। 3 होगा। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? जी। नो सर। ओके, तो ये हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलोजूल पर केजी में, और इसी को रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लिखा जा रहा है RE या RC किलोवाट में। मास फ्लो रेट से क्या किया गया, H1 माइनस H3 होगा, यहाँ पे H1 माइनस H3 होगा, है ना। ये दिस वन। उसी तरह वर्क इनपुट, अब वर्क इनपुट क्या होगा, H2 माइनस H1। वर्क सर नेक्स्ट इनपुट क्लास का टाइम ही हो गया सर। ओके, टाइमिंग हो गया, ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। अब एक अटेंडेंस का तुमको लिंक भेज दे रहे हैं, उसको फटाफट भेज दो। ओके ओके सर। हाँ, इसमें एक क्लास में अभी पूरा हम लोग पूरा इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, ओके ठीक है। सर। यस। ओके, ठीक है, एक लिंक अब तुमको भेजते हैं अभी, उसमें उसका